हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेईई मेंस के एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं। 22 जनवरी से आपका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम स्टार्ट हो जाने वाला है। तो आपके पास मुश्किल से 20 to 25 डेज बचे हुए हैं यहाँ पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई सीरीज बनाई है जिसका नाम है 150 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री इन जस्ट 10 डेज। तो यहाँ पर हमने 150 क्वेश्चंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि हम एक दिन में 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चन पर डे हमारा लिमिट रहेगा, ठीक है। इनमें हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसकी रिपीटेबिलिटी के चांस है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। कौन सी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आ जाए आपको नहीं मालूम, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चंस को हमने उसी लेवल पे रखा है। हमने बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट रखा है, ना बहुत ज्यादा इजी रखा है। एक मॉडरेट लेवल पर हमने क्वेश्चंस को सेट किया हुआ है। डे 1 पर हमने देखा था कि हमने मोल कॉन्सेप्ट प्लस पी ब्लॉक के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन आज हम उठाने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन को, यानी एक फिजिकल का और एक इनऑर्गेनिक चैप्टर। दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनमें से क्वेश्चंस जिस जिस तरह के आते हैं हमने वो सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। इसमें आपको हार्ड, इजी एंड मीडियम हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और रैंडमली क्वेश्चन दिखे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप ये फिर तय नहीं कर पाते कि कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे आएंगे, कौन से कॉन्सेप्ट पे होंगे, ठीक है ना। जैसा आप देख सकते हो, बेसिक टू एडवांस लेवल मतलब कि आपको 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस का लेवल आपको मॉडरेट रखा गया है, क्योंकि जेईई मेंस में आपके पास टाइम इतना होता नहीं है 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। तो बहुत लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लेकिन है, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसको हम अंडर 30 सेकंड कर सकते हैं। कैसे? ट्रिक से। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप पूरी वीडियो को एक बार देखना, ठीक है। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डे 2 ऑफ 150 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जेईई के हिसाब से, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से अच्छा क्वेश्चन आता है, इसमें से कभी भी हल्का क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप देखोगे तो। और फिजिकल आपकी इसी टाइप की है, फिजिकल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं फिजिकल की, इसलिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल इनऑर्गेनिक में तो फिर भी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक में बेसिकली आपको याद ही करना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मतलब ट्रिक से होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है when 3 ampere current is passed through an electrolytic solution for 2 hours, 5 gram of a substance is deposited at the cathode. What is the equivalent weight of the substance? ठीक है। तो मुझसे यहाँ पूछा क्या है? equivalent weight, ठीक है। और गिवन क्या क्या है वो आप देख लो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये भी अंदाजा लगाना है कि कौन से चैप्टर का है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो जैसे मुझे यहाँ पर पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ पर मुझे, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है 5 ग्राम, ठीक है। जो जो दिया हुआ है वो आप लिखते चलो। करंट दी हुई है 3 एम्पियर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है मुझे? टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। 2 को बदल लो सेकेंड में, ठीक है। 2 × 3600 सेकेंड। कैसे? 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600, ठीक है। तो 2 × 3600, ओके। अब नेक्स्ट हमें निकालना क्या था? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? पहले Z, क्योंकि Z इक्वल्स क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन N, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, हाँ, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन N, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट आपका क्या होता है? मोलर मास अपॉन N, ठीक है, ये होता है। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हमें देखना है। तो जैसा कि आप सभी समझ सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और ये फेराडे का अगर आप ध्यान से देखो तो फेराडे का फर्स्ट लॉ बन रहा है, फेराडे का फर्स्ट लॉ बन रहा है, जिसमें क्या होता था? M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोपोर्शनल होता था डायरेक्टली किसके?
जो चार्ज प्रोड्यूस होता था इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और यहाँ हम m को लिख देते थे ZQ, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता था। और Z की वैल्यू क्या आती थी, Z इक्वल्स टू होता था हमारा इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। इतनी बात समझ गए। अब इसी से हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। m इक्वल्स टू Z को क्या लिख दूं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F इंटू में क्या आ रहा था, चार्ज आ रहा था। चार्ज को क्या लिख सकता हूं, I इंटू टी। क्यों, क्योंकि Q इक्वल्स क्या होता है, I इंटू टी। Q इक्वल्स I इंटू टी होता है, ठीक है। तो यहां से मैंने इसका फॉर्मूला निकाल दिया। अब इसमें देखो मुझे m पता है, इसमें मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलम, ठीक है। बस मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया, पर हमें वो फॉर्मूला निकालने के लिए पहले ये चीजें पता होनी चाहिए सारी, ठीक है, कि ये फर्स्ट लॉ है और ये ऐसे ऐसे निकलता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये सब चीज प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस कैलकुलेशन कर दो, 96,500 इंटू ये कितना था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 5 अपॉन I इंटू टी, अपॉन I इंटू टी, ठीक है। I कितना है यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 3600, ठीक है। अब देखो 6 इंटू 3600, यहाँ से 2 0 काटो पहले तो, ठीक है, काट दिया। ये कितना बन गया 965 अप इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 36, ठीक है। स्टेप से लिख दिया मैंने इसको। अब देखो इससे इसको काटने का सबसे बेस्ट तरीका है 965 और इंटू 5 को ऐसे ही रखो, इसको लिखो 216। इससे काटोगे लगभग 4.7 टाइम्स कटेगा, लगभग 4.78 4.77 इस टाइप से कटेगा, ठीक है। ये मैंने मान लिया है, ठीक है। आएगी, आप कैलकुलेशन कर लेना, आप कैलकुलेशन करके देखना एग्जैक्ट क्या आएगा। मुझे जो लगता है एग्जैक्ट 23 to 24 के आसपास आएगा ग्राम पर मोल। कितना आएगा 23 to 24 के आसपास। तो वो आप चेक कर लो कि इन ऑप्शंस में कौन सा है। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है ए में, ठीक है। तो आंसर हो गया। वैसे भी कैलकुलेशन तो आपको चेक करनी है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन है कि फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट पे लगेगा, ठीक है। इतना काम कर लिया बस, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, उसके आगे सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ को पढ़ लिया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका है सेकंड लॉ पे, ठीक है। कैसे, वो सेकंड लॉ में क्या होती थी, एक कंडीशन थी, क्या आपने पढ़ा होगा फैराडेज का सेकंड लॉ, ठीक है। फैराडे के सेकंड लॉ में क्या कंडीशन होती थी कि जो भी चार्ज होगा दोनों पे, जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, ए और बी ऐसे रख लो, दोनों में समान चार्ज होना चाहिए, दोनों में चार्ज जो होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। जैसे ये ए है, ये बी है, यहां पर ए वाला कौन सा है हमारा CuSO4 मानते हैं, ठीक है। बी वाला हमने AgNO3 मान लिया। तो इस पे अगर चार्ज सेम है तभी सेकेंड लॉ इसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और वो एप्लीकेबल होगा दैट मीन्स MA अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इक्वल्स MB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, ठीक है। ये कब होगा, जब चार्ज सेम हो इस पे, जब इस पे सेम चार्ज हो, ठीक है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि चार्ज सेम है भी या नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। When a current of 2 ampere is passed through an aqueous solution of copper sulfate and silver nitrate, वो हमने लिख दिया, for the same amount of time। तो यहां अभी चार्ज की बात नहीं की, लेकिन सेम करंट है, सेम चार्ज है, दैट मीन्स क्या हो गया कि सेम चार्ज है, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। अगर ये सेम है, ये सेम है, तो क्या होगा, मतलब चार्ज इस पे सेम होगा। तो यानी कि इस पे सेकेंड लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, सेकेंड लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, यानी ये वाला लॉ, ठीक है। MA अपॉन इक्विवेलेंट वेट A इक्वल्स टू MB अपॉन इक्विवेलेंट वेट B, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको करते हैं। 3.175 ग्राम से MA,
ठीक है, ये नोट कर लेते हैं। तो यहां पर हमें गिवन क्या है, एम ए विच इज 3.175। सॉल्यूशन हमारा इस टाइप से है, ठीक है, CuSO4 और इस तरफ क्या है, AgNO3, ठीक है, CuSO4 AgNO3, ये वाला मैंने A मान लिया, ये वाला मैंने B मान लिया, ठीक है। फॉर्मूला इसके लिए Ma कितना है गिवन, 3.175, ठीक है। MB मुझे निकालना है, वो क्वेश्चन में डिमांड किया गया है ना, MB निकालना है, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ A क्या होगा, जल्दी बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A क्या होता है, मोलर मास ऑफ A अपॉन N। N क्या होगा, अब देखो N होता है इलेक्ट्रॉन चेंज, तो कैथोड पे जब यहाँ रिएक्शन होगी तो Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu, ठीक है, इस तरह से चेंज होगा। तो N की वैल्यू कितनी आएगी, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हो रहे हैं यहाँ पर 2, तो N यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, कितना हो गया 63.5 कॉपर का मोलर मास अपॉन 2, ये तो पता है ना कॉपर का मोलर मास अपॉन N कितना आ गया 2। अब मैं AgNO3 की अगर रिएक्शन लिखूंगा, Ag पॉजिटिव में टूटता है, NO3 नेगेटिव में, ठीक है। तो जब +1 है तो यानी इसको इलेक्ट्रॉन भी तो एक ही मिलेगा, तो इसके लिए N कितना हो जाएगा 1, ये तो ऐसे ही पता समझ आ रहा है। जब इस पे +1 चार्ज है तो यानी कि ये रिएक्शन करेगा तो ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर पाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ B देखो क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना होता है Ag का 108, ठीक है, अपॉन 1, समझ आ गया। 108 अपॉन 1 कैसे, ये हो गया हमारा मोलर मास, ये हो गया N, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज, ठीक है। अब देखो यहां पर ये कितना आया था 31.75, ठीक है। ये कितना आ गया 108, ये 108 ग्राम, ये 31.75 ग्राम, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम कौन सा वाला, Ma अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इक्वल्स MB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। ये आराम से करेंगे, ठीक है, इसमें कोई भागा दौड़ी मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको आराम से समझाना है। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना, आप कोशिश करा करो कि मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। इसलिए मैं कहता हूं आप हमेशा कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठो, ठीक है। Ma कितना होता है 3.175, कैसे पता, ये हमें गिवन था, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 31.75 इक्वल्स MB निकालना है मुझे, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट B कितना है 108। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 1/10, ठीक है, यहाँ 1/10 और यहाँ पर 108 को उधर ले जाओगे तो MB यहाँ पर पूरा सॉल्व करने पर आएगा 10.8 ग्राम्स, 10.8 ग्राम्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था, पहले हमने चेक करना था कि चार्ज इसमें सेम हो रहा है कि नहीं। चार्ज सेम आ गया तो इसमें फैराडे का सेकंड लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या है कि Ma अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इक्वल्स MB, यानी दूसरे वाले का इक्विवेलेंट वेट B, ठीक है, ये हो गया Ma अपॉन इक्विवेलेंट वेट A इक्वल्स MB अपॉन इक्विवेलेंट वेट B। पहले एक का लिखो और उसके बराबर दूसरे का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। बाद में सॉल्यूशन तो आपने देख लिया, इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको आता ही है, वो क्या मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। और फैराडे के जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है ये आप याद भी कर लो, और इस पे तो क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इसमें से वैसे थियोरेटिकल भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो आप कम से कम पढ़ के जाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें, जैसे 4-5 चीजें तो मुझे पता है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक नर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वाली, वो इंपॉर्टेंट है आपकी। और इसके अलावा जो आपके फैराडे के दोनों लॉ है ये तो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं हो जाता है क्योंकि वो इजी है, सबको आता है,
तो उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडेज लॉस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर, कॉपर के मुझे मोल दे दिए हैं, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड इन 2 आवर्स, व्हाट इज द करंट पास थ्रू द सेल। अब यहां पर मुझसे करंट पूछ रहा है, ठीक है, करंट पूछ रहा है, टाइम भी दिया हुआ है, जो जो गिवन हो ना सबसे पहले वो लिख लिया करो क्वेश्चन में, ठीक है, जो जो गिवन हो। 2 आवर्स यानी 2 इंटू 36 सेकेंड, 2 इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है, आवर्स को सेकेंड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है, और मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5, ठीक है, और क्या गिवन है, और तो कुछ गिवन है नहीं। हाँ ठीक है, आई निकालना है, टी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, इसमें सेकंड लॉ तो लग नहीं सकता क्योंकि दो चीज ली नहीं है कंपेयर करने के लिए, दूसरा है ही नहीं मेरे पास, तो यानी कि जाहिर सी बात है इसमें फर्स्ट लॉ लगेगा, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट लॉ। उसमें क्या होता था हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं इधर लिखता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, या एम इक्वल्स टू जेड क्यू और एम इक्वल्स टू जेड आई टी। अगर मैं क्यू को पूरा खोल दूं, ठीक है, तो इसमें एम इक्वल्स टू जेड आई टी वाला फॉर्मूला लगेगा, और जेड यहाँ पर क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, मोलर मास अपॉन एन, यानी z इक्वल्स कितना आता था, m अपॉन एन एफ, m अपॉन एन एफ। अगर मैं पूरे को टोटल मिला के लिख दूं इसको तो क्या बन जाएगा, m इक्वल्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, केवल इतना ही लिखते हैं अभी शॉर्ट में, ठीक है। क्या आएगा, m इक्वल्स टू z की वैल्यू पूरी उठा के लिख देता हूं मैं, इक्विवेलेंट वेट वाली भी अगर, तो m और क्या हो जाएगा इंटू आई इंटू टी, अपॉन में क्या आ रहा था एम एफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा m अपॉन एम एफ। ये तो पूरा हमारा देखो ये वाला पूरा हमारा z बन गया ना, i इंटू टी क्यू बन गया, ठीक है, तो इसको हमने इस टाइप से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। अब इसमें देखो हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही चीज हमने ले रहे हैं तो ये हमारा गिवन मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास भी होता है, और m अपॉन m आप जानते हो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं इधर ले आऊं, i इंटू टी अपॉन m इंटू एफ, ये f तो फिक्स्ड ही है, ठीक है, ये f तो फिक्स्ड ही रहता है हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होता है। ये n है, ये n m जैसा बन गया, ठीक है, इधर लिख देता हूँ n, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है 0.5, आई हमें निकालना है, ठीक है, इंटू टी 2 इंटू 3600 अपॉन एन कितना है। अब देखो कैथोडिक रिएक्शन में कॉपर कितने में टूटता है, कॉपर के पास 2 आयन होते हैं, कॉपर के पास 2 आयन होते हैं, तो ये किस में टूटेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज होगा, तो एन कितना होगा इसके लिए 2। इतना तो आपको खुद भी समझ आ जाना चाहिए, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर गिवन नहीं है रिएक्शन में तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 96500, बताओ समझ आया कि नहीं, कैसे किया, देखो m इक्वल्स टू होता है z इंटू क्यू, क्यू को मैंने लिख दिया i इंटू टी, और z का पूरा फॉर्मूला क्या निकाला था यहाँ से, m अपॉन एन एफ, m अपॉन एन एफ वो यहाँ लिख दिया, तो m आई टी अपॉन एन एफ, ये पूरा मैंने एक्सपेंड कर दिया है फॉर्मूले को, ठीक है, फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद तो कैलकुलेशन किया है, ठीक है। अब देखो मुझे नंबर ऑफ मोल गिवन थे, तो m अपॉन m यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर n हो गया वो, और वो n हो गया तो उसकी वैल्यू रख दी 0.5। अब देखो यहां से आप सॉल्व कर ही लोगे, ये तो इतना यहां से पता चल रहा है, 2 0 कट गई, ठीक है, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 36 अपॉन 95, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये यहाँ से हटाओ 10, तो ये 1/2 आ गया, ये 2 उधर ले जाओ 72, तो आई इक्वल्स आएगा आपका 965, ऊपर चला गया ना क्रॉस कैलकुलेशन, कितना अपॉन में 72, आई इक्वल्स 965 अपॉन 72, इसको सॉल्व करो 1, ठीक है, 24 25 13.33 कुछ आएगा, तो 13.4 मान लेते हैं, तो ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, ठीक है।
सॉल्व कर लेना, इसे कितना आता है, लगभग 13.4 आएगा एम्पियर। ठीक है, तो 13.4 एम्पियर। समझ आ गया आपको कैसे किया है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अभी आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में अगर आपको नहीं आता होगा तो ये होने ही नहीं वाला। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहो। अभी अगर मैं घड़ी में टाइम देखूं तो इस क्वेश्चन को कराने में 5 मिनट लगा, अगर मुझे खुद ही करना होता तो मैं इसको 1 मिनट में कर सकता था, क्योंकि प्रैक्टिस है। तो वो चीज आपको प्रैक्टिस में लानी होगी। ठीक है, धीरे धीरे करते रहो हर चीज को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इफ द रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इक्वल्स 1, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G एंड डेल्टा G नॉट। अब ये क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी आपने पढ़ा ही होगा वैसे तो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, है ना। इस पे रिएक्शन भी बहुत सारी बनती है। ठीक है, जैसे रिएक्शन दे दिया, अब पूछते हैं कि अब इसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज 0 हो गया, अब इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि डेल्टा G नॉट जब भी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये क्वेश्चन का इससे मतलब नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। डेल्टा G नॉट जब पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जब डेल्टा G इक्वल्स 0 हो जाए दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तब कंडीशन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये 3 बातें आपको याद रखनी जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहां पर तो इस क्वेश्चन से इसका मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर हमसे सिर्फ क्या पूछा है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट को मैं अगर फिक्स कर दूं 1, तो इसकी जो रिलेशनशिप होती है डेल्टा G और डेल्टा G नॉट में, वो क्या होती है, वो मैं आपको लिख देता हूं। तो डेल्टा G इक्वल्स होता है डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT ln Q। ठीक है, डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT ln Q। ठीक है, इन दोनों की रिलेशनशिप बताना है कब, जब इसको फिक्स रख दिया जाए, इसको 1 कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 1। ठीक है, log base 10 1। अब देखो 10 1 कब आएगा, जब 10 की पावर क्या हो, 0। 10 की पावर 0 होगी तभी तो 1 आएगा। 10 की पावर 1 होगी तो 10, 10 की पावर 2 होगी 100, इस टाइप से चलता है। तो इसकी पावर 0 होगी तभी तो इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी, 0। और अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यानी डेल्टा G इक्वल्स हो जाएगा डेल्टा G नॉट प्लस 0, या फिर डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा G नॉट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका रिलेशन। ठीक है, डेल्टा G इक्वल्स हो जाएगा डेल्टा G नॉट के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा आई थिंक। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें जल्दीबाजी में डेल्टा G इक्वल्स 0 भी लगाए आते हैं कि वो देखते हैं अच्छा log base 10 0, यहाँ पर इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो गई, इसे 0 कर दो, डेल्टा G इक्वल 0, इसको आंसर लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको धैर्य भी रखना है, जल्दी करना है काम लेकिन धैर्य के साथ करना है, मतलब देखना है, सारी चीजें देखनी है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आपको लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड। ठीक है, उसमें वैल्यू रखी 2 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व किया 25 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट तो इस क्वेश्चन में लग ही नहीं सकता किसी का भी। ये 40 सेकंड का क्वेश्चन है, उसमें भी आप टाइम बचाने की सोच रहे हो तो फिर क्या फायदा है, आपके 4 नंबर का नुकसान हो जाएगा इस चक्कर में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है जो अपने आप हो जाती है, जिसमें डेल्टा G नॉट क्या होता है, डेल्टा G नॉट क्या होता है, नेगेटिव। अब डेल्टा G नॉट नेगेटिव होगा दैट मीन्स रिएक्शन फेवर करेगी प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगी, क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और हमसे पूछा है इन्होंने कि ये जो हमारा ई नॉट सेल है इस पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये उसका उल्टा चलता है, अगर ये निगेटिव तो वो पॉजिटिव होगा।
ये निगेटिव तो पॉजिटिव हुआ, जब वो पॉजिटिव होगा तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, अदरवाइज कैसे हो सकती है बताओ। या फिर ऐसे देखो याद करने का तरीका, डेल्टा जी नॉट का इसमें क्या रिलेशन होता था, माइनस एन एफ ई नॉट, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। डेल्टा जी नॉट होता था माइनस एन एफ ई नॉट, तो यानी कि डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट को ऐसे भी देख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस ई नॉट के, ठीक है, या ई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा जी नॉट के ई नॉट के, इस टाइप से भी देख सकते हो। ये पॉजिटिव होगा तो वो निगेटिव, ये निगेटिव, दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए तो ई नॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां से आप देखो ई नॉट सेल पॉजिटिव किस में आ रहा है, ये तो जीरो हो गया, ई नॉट सेल निगेटिव नहीं, ई नॉट सेल पॉजिटिव इसी में आ रहा है केवल, इसमें भी नेगेटिव 1.5 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ई नॉट हमारा क्या होना चाहिए, ई नॉट शुड बी पॉजिटिव। शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, की कॉन्सेप्ट था ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये तो शायद आपका 20 सेकंड का क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो ये आप देख रहे हो इसमें इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे ये पिछला क्वेश्चन इजी था, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो इजी क्वेश्चंस को हल्के में भी नहीं लेना है, इजी क्वेश्चन को आप हल्के में लेते हो वही आपसे नहीं होते हैं एग्जाम में जाके, डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप छोड़ देते हो डिफिकल्ट समझ के, वो पेपर में आते हैं वो वैसे नहीं होंगे। तो मीडियम क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही नहीं है, ये मत सोचो टाइम बचाने के चक्कर में ये तो मैं कर लूंगा, इसे क्यों करना, प्रैक्टिस करो हर क्वेश्चन की। इजी क्वेश्चन भी आपको कितना देर लगेगी, जो इजी है वो जल्दी हो जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है कि आपसे हो रहा है। तो इजी क्वेश्चन भी करो, मॉडरेट भी करो, हार्ड को अभी थोड़ा सा साइड में रख सकते हो क्योंकि अभी आपका एक और बचेगा चांस जेई का, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि लास्ट है। इसमें आप कोशिश करो आप इजी और मॉडरेट सवाल सारे कर लो, ठीक है, डिफिकल्ट को थोड़ा सा साइड में रख सकते हो, या अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इजी और मॉडरेट कर चुके हो तो आप हार्ड पे जाओ, लेकिन इजी और मॉडरेट को मत छोड़ो हार्ड के लिए, ये मैं कहता हूँ, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जेई क्लियर किया हुआ है, मुझे थोड़ी बहुत बातें पता है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन 2SO2 plus O2 gives us 2SO3 is negative that can be inferred about the reaction at standard condition, ठीक है। देखो कितना बढ़िया सवाल है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने के आपके चांसेस बहुत बनते हैं जेईई मेंस में, और ये क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो, तो मतलब मुझे समझ नहीं आता इस क्वेश्चन में था ही क्या है, इतना सिंपल क्वेश्चन है आप इसको गलत कर देते हो। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे किसकी, डेल्टा जी नॉट की बात कर रहे थे और ई नॉट की बात कर रहे थे, ठीक है, उसका ही अगर आपने ठीक से कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन 2SO2, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, विजुअलाइज करने के लिए अच्छा होगा। ठीक है, नॉर्मली आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, आपको ज्यादा इन देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पढ़ना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है वो वाला देखना है, ठीक है। या फिर और इजी वे में मैं आपको समझा देता हूँ, सबसे इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो वाले से जल्दी होता है, इस वाले से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, वो मेन कॉन्सेप्ट है, आपको समझाना है, ठीक है। तो देखो डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, इसके लिए किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट निगेटिव है। डेल्टा जी नॉट निगेटिव तो होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज हो जाती है, मतलब ये अपने आप हो जाती है, मतलब जो रिएक्शन फेवर करती है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ करती है। जैसे आप समझो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी कौन सी स्टेट में जाएगी, लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगी, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगी, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को ही वो फेवर करेगी ना हमेशा, क्योंकि ये तो खुद ब खुद होती जा रही है, इसमें हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमको रिएक्शन के लिए एनर्जी देनी होती है, यहाँ एनर्जी नहीं देनी, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये किसको
फेवर करेगी, ये ऑलवेज फेवर करेगी, फेवर्स टू प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर उल्टा कर दूं डेल्टा जी नॉट, अगर मेरा डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती। तो इस पे क्या फर्क पड़ता फिर? अब देखो नॉन स्पॉन्टेनियस होते ही इसको हमें एनर्जी देनी पड़ती, हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती का मतलब क्या है? इसमें ये हायर एनर्जी स्टेट में जाते, उसका मतलब क्या हुआ? हमने इसको एनर्जी दी, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ नहीं जा रही है। अब यहां पर हम किस तरफ जा रहे हैं? इट फेवर्स टू रिएक्टेंट्स। अब ये रिएक्टेंट्स को करेगी फेवर हमेशा, किसको? रिएक्टेंट्स को। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। वहां स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में तो हीट रिलीज हो रही थी, यहां पर हमें हीट देनी मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। तो अब आप पढ़ लो, व्हाट कैन बी इन्फरेड अबाउट द रिएक्शन एट द स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ तो हमारा निगेटिव है, तो ये वाला केस होगा, यानी कि फेवर्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। नो, क्यों? इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब डेल्टा जी नॉट जीरो होगा, ठीक है। ये याद रखो, डेल्टा जी नॉट जब जीरो होगा तब इक्विलिब्रियम पे होता है, जब निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, जब पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये मैं 2 बार बता चुका हूं, अब आपको इतना ज्यादा तो आपको कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। ऑप्शन बी देखो, द रिएक्शन फेवर्स द प्रोडक्ट। हाँ ये सही है, रिएक्शन फेवर्स द प्रोडक्ट। क्यों? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप भागेगी, ठीक है। ऑप्शन सी पढ़ो, द रिएक्शन फेवर्स द रिएक्टेंट्स। नहीं, ये कब होता? जब डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता, ठीक है। द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नहीं, स्पॉन्टेनियस है। तो आपको चेक करना आ गया ऑप्शन। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका था। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कभी आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। सॉल्व करके निकालने से ये ज्यादा बेटर है। ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा लगेगा, ठीक है। ट्रिक भी है, ट्रिक भी मैं बता देता हूं। जब भी ये निगेटिव आए, 2 बातें याद रखो, स्पॉन्टेनियस है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाएगा, बस। ये कम से कम ये 2 चीज तो याद ही रख लो, ठीक है, कि स्पॉन्टेनियस कब होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होती है, और इक्विलिब्रियम पे कब होती है, जीरो होता है डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो ये तो कम से कम आप याद रख लो। चलिए, बहुत क्वेश्चन कर लिया अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। अब फाइनली एक क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट का है। अब हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक की तरफ भी बढ़ लेते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक आपका स्कोरिंग है, ये याद रखो। अगर आपके इनऑर्गेनिक के एग्जाम में, सपोज करो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इतने ही आएंगे, मान लो इनऑर्गेनिक के आपके 32 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। पॉसिबल है पूरी इनऑर्गेनिक 32 मार्क्स की आ जाए? पॉसिबल तो है ना। तो 32 में से, यानी कि 8 क्वेश्चन है, मान लो 8 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन में कम से कम आपके 7 तो सही होने चाहिए। मेरा मानना ये है, इनऑर्गेनिक ये चीज है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक में से हार्ड क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में से हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं कंपेयर टू फिजिकल। फिजिकल में से जबकि हार्ड क्वेश्चन आते हैं, सबसे हार्ड फिजिकल में से आते हैं, देन ऑर्गेनिक, और सबसे इजी इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में अगर आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपके 7 तो मिनिमम सही होने चाहिए, और 8 हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। क्योंकि और इनऑर्गेनिक जो है आप बहुत आराम से कर सकते हो। आपको सिर्फ 20 to 25 डेज चाहिए। अभी भी आप स्टार्ट कर दोगे ना, आज से स्टार्ट कर दोगे, ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं है इसके, ठीक है। 5-6 चैप्टर है, वो आराम से कर सकते हो आप कवर, ठीक है। और टॉपिक्स, उसमें भी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो तो कभी मत छोड़ो। जैसे ये कोऑर्डिनेशन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। और आज जो आप करने वाले हो ना इस वीडियो में, कोऑर्डिनेशन के जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इसको अगर आपने कर लिया, 7-8 टाइप के जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट के जो 7-8 क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपका जेईई मेंस में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन दिस। अब देखो, मेरे को एक कंपाउंड मिल गया है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उसमें पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसमें 4 चीज आती है बेसिकली। कई बार पूछते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताओ, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताओ, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी बताओ। तो हम सारा एक ही चीज करते हैं, ठीक है, सब में एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, सब में एक ही तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको बेसिकली लिगेंड्स का पता होना चाहिए, लिगेंड्स का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं और वीक कौन से होते हैं, कम से कम बेसिक तो आप रट लेना, ठीक है। आप एक टेबल आती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड वाली, वो प्लीज रट लेना, ठीक है।
क्योंकि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन सा वीक लिगेंड है आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। 3-4 का तो मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे CO, NH3 और Cn नेगेटिव, ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड हैलोजन जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, वगैरह वगैरह, O नेगेटिव, ये सब आपके क्या होंगे, ये वीक लिगेंड होंगे, ठीक है, ये सब क्या होंगे, वीक लिगेंड होंगे, ठीक है। तो ये वीक लिगेंड का और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। और पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, एग्जाम देने आप ही जाओगे, मैं तो आपकी जगह जाने नहीं वाला हूँ। कोई भी टीचर हो, आपकी जगह कौन जाएगा एग्जाम देने, कोई नहीं। आपकी हम पीछे से मदद कर सकते हैं, जैसे कोच का काम होता है ना खिलाड़ी के पीछे मदद करना, खेलना जाके खिलाड़ी को ही होता है, तो सेम आपके साथ भी है, आपको भी खेलना खुद ही पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स आपको ही ऑब्टेन करने हैं, हम आपको सिर्फ पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन बता सकते हैं, थोड़ा पढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और आपको करना चाहिए, आपको खुद के लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। तो आओ इसमें देखते हैं कोबाल्ट की कितनी होगी। देखो ऑक्सीडेशन नंबर NH3 की 0 है, NH3 की 0 है, तो यहाँ बाहर +3 चार्ज है, तो यही हो गई कोबाल्ट की, क्या हो गई, +3। अब इतनी बात समझ आई। कोबाल्ट का नंबर क्या होता है, 27। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर्गन 4s2 और 3d7, 4s2 3d7 ऐसा लिखता, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करूंगा, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा और 3d7 में से 1 निकाल लूंगा, 3d6, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखनी आपको आती है, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये निकाल के और ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कम से कम लिख सकते हो। वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 अगर कोबाल्ट की देखी जाए, ये भी मैं बता दूं, 4s2 3d7 ऐसे आप लिखते ना। अब यहाँ से 3 निकालने थे, 2 यहाँ से निकाल दिए, 1 यहाँ से निकाल दिया, तो क्या लिखा, 4s0 3d6, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, क्या था, 4s0 3d6, अब d ऑर्बिटल बना दो 3d6 के लिए, ये 3d वाला है, ये 4s वाला हो गया मेरा, और ये 4p वाला जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से देखो, ठीक है। थोड़ा बहुत राइटिंग ऊपर नीचे होती है तो उसको देख लो यार, थोड़ा बहुत अरेंज कर लेना, ठीक है। 3d6 था ना, तो d में कितने ऑर्बिटल होंगे, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है, लेकिन वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पर NH3 ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये सबको आप एक एक सब में डालेगा, ठीक है, एक इसमें डाल देगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो ये अपना एक एक जो यहाँ पर देखो, और ध्यान से देखो 3d6, ठीक है, यहाँ पर बन गए 2 4 6, ये तो मैंने बताया नहीं। ये देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों भरे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो इसको 6 ऑर्बिटल भी तो चाहिए होते, 6 बॉक्स भी तो चाहिए होते, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इन 6 में अपना एक एक डाल देगा, ठीक है, NH3, जैसे यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3, ठीक है, इस टाइप से चलेगा। तो 2 यहाँ पर भरे तो कितना हो गया, D2, 2 यहाँ भरे D पे D2, 1 S में भरा तो H, 3 P में भरे तो P3, तो क्या बन गई हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3, और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट तब निकालते जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होता, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है n = 0, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन मुझसे यहाँ पर क्या पूछा था, केवल मुझसे तो सिर्फ ये पूछा था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3, खत्म। ठीक है ना, समझ आ गया ना, वो इजी है, वो समझ जाओगे आप। व्हाट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCO5, ठीक है, हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, FeCO5, ठीक है। Fe की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है,
जब कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, Fe0। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन 18 4s2 3d6, ठीक है, 26 होता है ना फेरस का, 4s2 3d6, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं इसका 3d का बनाता हूं पहले, 3d पिक्चर भी 3d में देखते हो आप लोग, सही है। ये देखो 1 2 1 2 ये 4s। अब देखो यहाँ पर एक चीज होगी जो आपको समझनी है, मेन चीज मुझे समझानी है। ये कौन सा लिगेंड है ये पहले देख लो, ठीक है, ये कौन सा लिगेंड है ये पहले देखो। 6 तो इसमें थे, 6 तो इसमें ऑलरेडी थे, 2 यहाँ थे, 2 S में थे, वो 2 S कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे इसमें, वो 2 कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे इसमें। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करवा देगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, यानी कि S से इसको D में भेज देगा। क्यों, क्योंकि इसको 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था इसका 5, तो इसको 5 अपने कंप्लीट करने हैं ना, 5 बॉक्स चाहिए, तो 1 2 3 4 5, उसके लिए इसने क्या किया, S के दोनों इलेक्ट्रॉन भेज दिए D में, और ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये कर सकता है, ठीक है, इसीलिए इसने ये चीज करा। तो यहां पर देखो DSP3, DSP3 क्या बन गया, ये DSP3, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको, ये नहीं समझ आया तो एक बार और देखो, ठीक है। फेरस पे कितना चार्ज था, 0, ठीक है, क्या बना, आर्गन 18 4s2 3d6, ठीक है। अब देखो D पे कितने थे, 6, ठीक है। अब इसमें से 2 इसमें आ गए, 4s से 2 इसमें आ गए, D ऑर्बिटल में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ठीक है, कितना हो गया 5 कोऑर्डिनेशन नंबर इसने यहाँ से कंप्लीट किए। एक D का था तो D1 S1 P3, तो DSP3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, DSP3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें मुझसे पूछा ये नहीं था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें पूछा कि क्या इसमें डाईमैग्नेटिक बिहेवियर होगा, पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा, क्या होगा, जल्दी से वो बताओ। तो देखो जिसमें भी नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, ठीक है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, डाईमैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, सिंपल सी बात है यार। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, जब तक आप ये क्वेश्चंस देखो, मैं आता हूं पानी पी के। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से स्टार्ट करते हैं आगे से। ये आपको समझ आ गया था ना ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन में इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं है इसमें से, बहुत रेयर चांस होता है कि इसमें से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट्स अ लो स्पिन कॉन्फिगरेशन। अब लो स्पिन और हाई स्पिन क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली समझा देता हूँ, ठीक है, वरना आप सोचोगे कि यार ये क्या होता है। तो लो स्पिन ज्यादातर वैसे तो लो स्पिन होगा जहां पर हम S में डालते हैं, D से पहले जहां पर हम S में डालते हैं, ठीक है, यानी जैसे ऐसे हो sp3d, ठीक है, यहां पर क्या है लो स्पिन sp3d2 इस टाइप से, या sp3 भी हो, ठीक है। बेसिकली आपका जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जब वो हमारा होगा क्वेश्चन में तो ज्यादा चांसेस है कि वहां पर लो स्पिन होगा, ठीक है, वहां पर चांसेस क्या होगा, लो स्पिन रहेगा। और जब हमारा वीक लिगेंड होता है तो वहां चांस होता है हमारा कि
हाई स्पिन होगा, ठीक है। तो लो स्पिन और हाई स्पिन में थोड़ा सा अगर आपको ट्रिक बता दूं तो लो स्पिन आप याद रख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, और हाई स्पिन के लिए आप याद रख सकते हो वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये आपको मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे हम पहले वाले को देखते हैं ऑप्शन को, तो ये क्या होगा, Fe, Cn का -1 -6 और उधर जा गया 6 - 4 +2, Fe +2 हो गया, कितना होता है ये, आर्गन 18, ठीक है, 4s। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जो जाएंगे वो 4s में से निकाल दो, कितना बच गया, 3d6, 24 बन गया ना, 26 - 2 24। अब देखो 18 और 6 24 आ रहा है, समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मुझे रखने हैं इसमें क्या रखने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ठीक है। इसमें भी रखो, ठीक है। ये 6 हो जाएंगे इसमें। अब देखो यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही लो स्पिन होता है, तो ये दोनों तो पहले ही काट दो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है तो ये दोनों हो सकते हैं, हमें सिर्फ ए और सी चेक करना है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लो स्पिन होता है, ठीक है, लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहां पर क्या बन जाएगा, D2sp3। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि sp3 D2 ही हो, s पहले आए, नहीं, D2sp3 है, dsp3 है, वो भी चल जाएगा, बस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी ये पॉसिबल है कि लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन होगा। लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली आपका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ी होगी, तो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही होता है कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल में, ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया ना 6 वाला, तो जो डेल्टा O होगा वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा। तो जब आप एनर्जी में वो बढ़ते थे ना T2G E2G में, तो जो हमारी एनर्जी है स्प्लिटिंग होगी वो किस साइड जाएगी, पहले लोअर साइड जाएगी, ठीक है। तो पहले कहां जाएगी, लोअर साइड जाएगी, ठीक है, नीचे, ऊपर नहीं। तो ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। तो यहां पर मुझे लगता है ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, क्योंकि सी वाले में क्या होगा, आप देखो सी वाला भी देख लेता हूं एक बार, निकिल CO4, ठीक है। Ni पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, 0, ठीक है, Ni पे कौन सा चार्ज होगा, 0। तो ये क्या होता है, ऑर्गन 18, 4s2, 3d8। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये S वाला ले लेते हैं, ठीक है, जगह की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। ये 4p में तो वैसे भी कुछ नहीं होना होता। 4s वाले में देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करा देगा, S वाले को D में भेज देगा, पेयरिंग करा देगा इसकी पूरी की। अब जब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर पेयरिंग कहाँ होगी, बाकी के 4 की, यहाँ होगी, 1 2 3 4, यानी sp3 होगी, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, तो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ हो रहा है, केवल एक में, फर्स्ट वाले में, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, और ये यहाँ पर सिर्फ 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर था और उसमें भी D वाला पूरा भर गया, तो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से होगी, हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगे। तो इसमें नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है, ये की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यही चीज हमें चेक करनी है। मतलब अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है,
अगर कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक एक करके इसमें देखना ही होगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इज निकिल इथेनेमाइड, ठीक है। इथेनेमाइड के भी 3 लिए हैं, और ये कैसा होता है आपका, देखो ऐसे इस टाइप से होता है ना इथेनेमाइड। इस टाइप से होगा ना, ठीक है। अब इसमें तो कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, इसमें तो आपकी कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो ये तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। हमें सिर्फ क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें आ रही है, ठीक है। तो ये तो कर रहा है, तो इसको हटाओ, मतलब ये वाला नहीं हो सकता। सेकंड CuEn3, अब यहां पर भी वही केस बन जाएगा। यहां पर भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है नहीं, इसकी मिरर इमेज पॉसिबल है, दैट मीन्स ये भी शो करेगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसको भी काट दो। थर्ड वाला देखो, निकिल Cl2, और इथेनेमाइड, या रुको इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। यहाँ देखो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है, यहाँ देखो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ चुकी है, सो देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। वैसे भी अगर आप देखो ना, तो जैसे अगर आपका इस टाइप से है, जैसे मेटल, A3B3 इस टाइप से है, तो उसमें ज्यादातर आप देखोगे ना कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का केस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसा कुछ बन जाता है, ठीक है। और जब भी आपका इस टाइप से रहेगा CuEn3, ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं देखने को मिलेगी। कोबाल्ट En3 का सेम टू सेम CuEn3 का जैसे हमने बनाया था वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का था, वो छोटा सा टॉपिक है, अगर आप बुक में से पढ़ लोगे 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे पढ़ने में, बहुत सिंपल है। मेन आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आनी चाहिए बस, बहुत ज्यादा उसमें से नहीं आएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो, और आइसोमेरिज्म उसमें आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताओ, इनएंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, तो इसमें अभी उतना नहीं है। इसमें सिर्फ ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसकी बन रही है, किसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है कोऑर्डिनेट में, ठीक है। Which of the following complexes is not a square planar? स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, DsP2, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2। आप पढ़ते हो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। हाइब्रिडाइजेशन DsP2। तो मुझे वो चेक करना है जिसकी DsP2 ना हो, जिसकी DsP2 नहीं होगी वही मेरा आंसर होगा। पहला देखते हैं, निकिल कोबाल्ट 4। निकिल की कितनी हो गई है इसमें, 0। निकिल की कितनी हो गई, 0, यानी ऑर्गन 18। समझ आ रहा है, 3D 4S 4P, ठीक है।
ये क्या कराएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO, तो क्या करा देगा, इसके 2 इसमें आ जाएंगे, ये पूरा भर जाएगा D वाला। ठीक है, ये पूरा भर जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे तो कहाँ कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4। लिगेंड इसी पे अटैक करेगा ना, sp3, यानी कि क्या होगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया यहाँ तो। ठीक है, तो ये तो हमारा कुदरती एक अच्छा संजोग रहा कि हमारा पहला ही टेट्राहेड्रल आ गया और यही आंसर हो गया। बाकी सारी इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर होगी, चाहे आप यहाँ देख लो निकिल C2O4, ये C2O4 आपका ऑक्सिलेट है, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, आप वो मत होना कंफ्यूज। ठीक है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसको आप कर लेना, सॉल्व करके देखना, CuCl4 2 नेगेटिव, यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज आ जाएगा, ये भी देखना करके। ठीक है, 3D8 हो जाएगा, हाँ ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा DsP2, ये भी DsP2 शो करेगा, ये भी DsP2 शो करेगा। ठीक है, ये आप करना। ठीक है, ये तीनों का चेक करना कि ये तीनों स्क्वायर प्लेनर है कि नहीं है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर के मैंने आपको बता दिया, DsP2 होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, ये आप कर पाओगे मुझे लगता है। अभी 2-3 क्वेश्चन हमने देखे ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, देखा ना, वैसे ही आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है जैसे यहाँ भी निकाली है। तो थोड़ा सा ये आप भी कीजिए, इजी है, वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिलेट लिगेंड। ठीक है, चिलेट लिगेंड ये कौन से होते हैं, चिलेट लिगेंड जो आपका एटम से 2 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, वो हमारे चिलेट लिगेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं H2O को बोलूं तो ये तो एक ही बार अटैच हो सकता है ना लिगेंड से, मतलब एटम से, जो हमारा मेटल एटम है इससे अटैच होने वाला जो लिगेंड हो। ठीक है, ये इसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सके, वो कौन दे सकता है केवल, इसमें अगर मैं देखूं तो केवल ये ही है ऑक्सिलेट। एक यहां से देगा, एक यहां से देगा। ठीक है, तो चिलेट लिगेंड कौन सा हो जाएगा इनमें से, केवल एक C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, वैसे भी आप याद भी कर सकते हो, चिलेट लिगेंड की एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट में आप याद कर लेना, जो भी 10 बार नाम होंगे तो याद करके लिखने वाला ही था, इसमें आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये तो मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ये 2 दे सकता है, देखो यहाँ से -1, यहाँ से -1। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ देखो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सिंगल सिंगल वाले हैं, Cl नेगेटिव, NH3H2O, ये सब। नेक्स्ट आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉम्प्लेक्स NiCl4 2 नेगेटिव। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा NiCl4 के लिए आए, किसी के लिए भी आ सकता है। यहाँ पे CuCl4 भी पूछ सकता है, FeCl6, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आप ये याद रखो। ठीक है, Cl कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है। ठीक है, Ni का कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, -4 + 2, तो यानी +2, Ni +2। ठीक है, क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन 18, मैं रफली लिखता हूँ हमेशा इसको, 4s में से 0 चला गया, 3d8 रह गया। ठीक है, 26 था ना, 4s0 3d8। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। ये 4p का मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि उसमें तो वैसे भी कुछ नहीं भरना होता है। ठीक है, 3d के देखने हैं, 3d में 8 है। ठीक है, 3d में कितने हैं, 8। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी जब इसमें 8 हो गए हैं। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे शायद, हाँ, क्योंकि इसमें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, इसमें यहाँ वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ आएगा, हाँ यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि पेयरिंग नहीं करा पाएगा ना, क्योंकि वीक लिगेंड है। मैंने आपको बताया था वीक लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराता, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो वो अभी झट से करा देता है, एस के भी खींच के इसमें डाल देता, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 1-1। तो अब जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी, sp3, क्योंकि 4 ही तो हैं, तो वो पहले किस में आना चाहेगा, इसमें आना चाहेगा, तो sp3 हो जाएगा। और sp3 है, दैट मीन्स क्या होगी, टेट्राहेड्रल।
दैट मीन्स क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp3 टेट्राहेड्रल, ये तो आपको मालूम है ना। अब इसके ऑप्शंस पढ़ लो। द मेटल आयन हैज अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सही है। मतलब ये क्या हो गई, रॉन्ग, क्योंकि हमें तो नॉट ट्रू यानी इनकरेक्ट बतानी है। ये भी मार्क किया करो, हमें नॉट ट्रू यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट नहीं। कभी आप पहली पढ़ के एकदम लगा दिया, बस खत्म, +4 हो गया, आपको पता चलेगा -1 हो गया, आपका 5 नंबर का नुकसान हो गया इतनी छोटी सी गलती से। तो ये ध्यान रखो कि आपसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो जो करेक्ट है यहाँ पे हमारे लिए वो इनकरेक्ट है। इट एडॉप्ट्स अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ये सही है। क्यों? अब आप कहोगे ये सही कहाँ है, ये तो टेट्राहेड्रल है। अरे मुझे मालूम है टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पूछा है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ही बताना था ना। हमें क्या बताना था एक क्वेश्चन में, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, केवल बी, तो उसी को मैंने राइट लगा दिया। आगे के आप पढ़ लो, सारे गलत हैं, मतलब सारे सही हैं। जैसे इट एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म, हाँ, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये सही है। इट कंटेन्स 4 क्लोराइड आयंस एज लिगेंड, ये भी सही है, तो ये गलत हो गया। केवल जो गलत था वो सही है, बी। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है इनकरेक्ट वाले में, हमें गलत ढूंढना है, सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉल्स। अब फॉल्स बताओ, इसमें भी देखो ध्यान से, इज फॉल्स, इनकरेक्ट। मैं ऐसे क्वेश्चन जरूर मार्क कर लेता हूं और रखता भी इसीलिए हूं क्योंकि ये वाले में आप ज्यादा गलती करोगे, इनकरेक्ट वाले में। करेक्ट वाले तो आप लगा दोगे। देखो अब हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए दो बात थी। देखो पहली चीज, लो स्पिन कौन दिखाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, हाई स्पिन कौन दिखाता है, वीक लिगेंड। ये दो बातें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी कहां पर ज्यादा होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होते हैं, हाई स्पिन वाले में। क्यों हाई स्पिन वाले में ज्यादा होते हैं, क्योंकि वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अकर व्हेन द लिगेंड फील्ड इज वीक। सही है। नहीं, लेकिन मुझे ये थोड़ी बताना है, अरे मैं भी गलती कर रहा हूं आपके वाली, आपके साथ साथ मैं भी हो गया। मुझे तो फॉल्स बताना है, तो ये गलत है क्योंकि ये सही है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अकर व्हेन द लिगेंड फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ये भी सही है, दैट मींस इसको भी काट दो। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है, तो काट दो। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि हायर एनर्जी कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा कि वीक फील्ड होगा, वीक फील्ड होगा। वीक फील्ड क्या अनपेयर्ड को पेयर्ड करवा पाता है, नहीं, अनपेयर्ड की पेयरिंग नहीं करवा पाता। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ होंगे, वीक फील्ड लिगेंड वाले में या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अब एक ही बचता है, यही आंसर होगा। और देख लो ये सही भी है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैव मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन हाई स्पिन, ये इसका उल्टा पूछ लिया। ये सही है तो ये गलत होगा, ये गलत है तो ये सही होगा, खत्म। यही तो करना है हमें, गलत ही तो ढूंढना है। ये चीज गलत लिखी है ना, डी स्टेटमेंट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैव मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन हाई स्पिन, नहीं, हाई स्पिन में ज्यादा होते हैं, हाई स्पिन में ज्यादा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 15। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। ZnS, ये वाली जो दो रिएक्शन है, एक कैथोड पे चलेगी, ठीक है, और एक आपकी एनोड पे चलेगी। ठीक है, कैथोड की कौन सी होती है, जहां पर रिडक्शन होता है, एनोड की जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये देखो, कैथोड पे कौन सी वाली होगी, जहां पर रिडक्शन हो रहा है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये वाली होगी। और जो इसकी रिएक्शन पे E0 सेल है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो कैथोड पे है, वो कितनी है, 0.34 वोल्ट। ठीक है, और एनोड पे, एनोड पे क्या है, ZnS gives us Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन। E0 एट एनोड कितना है, गिवन मुझे -0.76 वोल्ट। तो एक चीज तो पक्की है कि मैं यहां से टोटल E0 सेल निकाल सकता हूं। टोटल E0 सेल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड कितना होगा, 0.34 माइनस 0.76। ये तो आपको बचपन में भी याद हो गया होगा ना,
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसलिए ये मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो कितना आ गया, 1.1 वोल्ट। अब थोड़ा सा मुझे इसे चेंज करना होगा, ठीक है। ये नोट कर लो, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है। किसकी, Cu2 पॉजिटिव की, Zn2 पॉजिटिव की नहीं, Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.1 मोलर, ठीक है। और ई नोट सेल हमने कितना निकाला था, 1.1 वोल्ट, ठीक है। और ई सेल कितना गिवन था हमको, 1.1 वोल्ट, ये गिवन था, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। कौन सा वाला, नेक्स्ट इक्वेशन वाला है, ई नोट सेल, ठीक है। ई नोट सेल इक्वल्स टू, नहीं ई सेल होता था इक्वल्स टू, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 Q। और ये Q क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव अपॉन Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। इस टाइप से रहेगा ना, ठीक है। इसको अभी छोड़ो, यहां पर सॉल्व करो। देखो ये सेम है, 1.1 सेम है, 1.1 सेम है, 0.059 अपॉन n log बेस 10 Q। तो जब ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, log बेस 10 0, log बेस 10 Q क्या आ जाएगा, 0, log बेस 10 Q 0 आ जाएगा तो Q कितना आ जाएगा, 10 की पावर 0 1, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, रिएक्शन कोएफिशिएंट 1 आ गया। कैसे, log बेस 10 Q इक्वल 0, यहाँ पर जाएगा 10 की पावर 0 1, Q इक्वल्स 1। अब यहाँ से देखो, तो यानी कि जो कंसंट्रेशन होगी Zn+2 की इक्वल्स होगी किसके, Cu+2 के। क्यों, क्योंकि Cu2 प्लस अपॉन Zn+2 इक्वल्स 1, और ये सेम हो जाएंगे और ये सेम हो जाएगी, तो इसकी भी कितनी आएगी, 0.1 मोलर। खत्म। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। मेरे ख्याल तो समझ आ गया, वो इजी क्वेश्चन था, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, इतना तो सिंपल क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। 0.1 मोलर 1 मोलर थी, हाँ तो 0.1 मोलर नहीं थी, वो 1 मोलर थी, तो 1 मोलर ही इसकी आ जाएगी। अगर Cu+2 की 1 मोलर है ना, तो Zn+2 की भी कितनी आएगी, 1 मोलर ही आएगी, ठीक है। तो 1 मोलर, ठीक है। हम 0.1 मान रहे थे, चलो 0.1 हो, 0.001 हो, जितनी भी इसकी होगी वो उतनी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि Q इक्वल्स 1 आ गया था, Q इक्वल्स 1 आ गया था, दैट मीन्स Cu2 प्लस अपॉन Zn+2 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है इसी के साथ समाप्त। और इसी के साथ आपका आज का ये सेशन एंड होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है और अगर आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, और आप आगे आगे किस टॉपिक्स के ऊपर और क्वेश्चंस चाहते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहो, ये 10 दिन सीरीज चलेगी, इस 10 दिन में हम आपको बहुत अच्छा रिवीजन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू।